वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी उन ईरानी और अमरीकी हमलों की, जिसके बारे में जो कैंट जो साबिक डायरेक्टर हैं, उनका जो नेशनल एंटी टेररिज्म सेंटर था, जिन्होंने जो रिज़ाइन कर गए थे, वो कहते हैं कि जो ये मिडल ईस्ट के अंदर अमरीकी अड्डे और फ़ौजी हैं, एक्चुअली ये अमेरिका की पोजीशन वीक करते हैं, क्योंकि इसके बिहाफ पे ईरान जो है वो ज़्यादा अच्छी बारगेनिंग पोजीशन पे होता है, क्योंकि यहाँ अटैक होते हैं, जब भी अमेरिका अटैक करता है वो जवाब में इन अड्डों पर अटैक करते हैं, जिस तरह कुवैत पर हुआ हमला, फिर उनकी सिविल इंस्टॉलेशंस पे भी हो जाता है बाज़ औक़ात। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, ये एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो बात की जाती है, इसके साथ साथ अब बात हो रही है कि कहीं ना कहीं ईरान ने और अमेरिका ने एक दरमियान एक दोबारा एक जैसे कह लें कि जंग की सूरत हाल ज़रूर बनेगी, एक दूसरे पर हमला, एक फाइनल ब्लो जिसको नाम दिया जा रहा है कि फाइनल ब्लो सामने आ सकता है। आपको लगता है बीइंग अ सोल्जर डॉक्टर साहब, ये मुमकिन है? और क्या अमेरिका अगर ये फ़र्ज़ करें कि फाइनल ब्लो की तरफ भी जाता है या वो अपनी प्रेजेंस यहाँ रखना चाहता है, तो इससे जो सिचुएशन हमारे सामने है, कोई उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा? जी मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो बीइंग इससे अ पहले जो सोल्जर सवाल था। जी जी जी, अच्छा, प्लीज़ जी, प्लीज़ आप कर लें। मैं एक छोटी सी एडिशन कर दूं। जो डॉक्टर मुनव्वर साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से बात की थी मल्टीपोलैरिटी की, तो उसके अंदर जो चाइना का जो है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, जी जी, वो पहले वो ग्लोबल सिविलाइजेशन दे चुके थे, ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट और बीआरआई। तो उसका जो मेन पॉइंट है दैट इज कि entire globe is to be integrated into a system which is predictable, which is transparent, और उसके अंदर सब मुल्क मिल के काम करें। ये उनकी मल्टीपोलैरिटी का एक और विन विन सिचुएशन की भी वो बात करते हैं, और पीपल सेंट्रिक। और उसके अंदर जो है की पॉइंट जो कि यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक है, दैट इज सॉवरेन इक्वालिटी की वो बात करते हैं। तो इसीलिए वो ये बायपोलैरिटी और इस तरह की सारी चीजों को रफ ऑफ करते हैं। मैं एक छोटा सा पॉइंट मेरी समझ के मुताबिक ये था। ऐसा ही है। तब आते हैं आपके जी, अब आप आते हैं आपके इस सवाल की तरफ। तो उस सवाल के अंदर बिल्कुल आपने, मैं ही समझता हूँ इस वक्त जो चीज़ चल रही है दोनों के दरमियान में, ये जो अटैक्स हैं, ये बेसिकली तो जब बातचीत हो रही हो तो एक नोक झोंक की हैसियत है इसके अंदर। क्योंकि आप देखें जो अटैक हुआ है बहुत ही एक मार्जिनल सा अटैक है, जिसके अंदर एक ड्रोन स्टेशन जो है उसको हिट किया गया है और 3 ड्रोन्स जो है ना उनको मारा गया है। तो दैट इज और उसके फिर इन रिटेलिएशन ये केशमा आइलैंड के पास इन्होंने किया था। तो उसके बाद ईरान ने 5 बैलिस्टिक मिसाइल, उन्होंने कहा कि मैंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ कि अगर मुझ पे कोई अटैक होगा तो मैं इनके इंटरेस्ट को अटैक करूंगा। तो जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है कुवैत में और उस बहरीन में, वहां पे उन्होंने अटैक किया। तो ये जो है ये उसकी एक ऑप्टिकल वैल्यू तो चल रही है, लेकिन बीच में जो बड़ी बात है मेरे ख्याल में जो आपने किया कि क्या ये बड़े एक फायर के तौर पे या एक फायरबॉल इससे जनरेट होगा, तो मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव्स को रखते हुए सामने इस बात को करें तो मेरे ख्याल में बिगर फायरबॉल मेरे ख्याल में इस वक्त जो है मुश्किल मुझे नजर आता है। और उसकी वजह से क्योंकि ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स के होगा, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ से पुल आउट करके अपने इंटरनल फ्रंट के ऊपर जो बातचीत करना चाहता है, उस हवाले से उसके लिए मेरे ख्याल में ये चीजें बड़ी डिस्ट्रक्टिव होंगी अमेरिकन पॉलिसी के लिए। तो अगरचे मेरे ख्याल में नेतन्याहू चाहेगा कि यहाँ पे एम्ब्रॉयल रहे अमेरिकन और यहाँ पे ये टक टॉक चलती रहे, और इन बिटवीन जो अपना उन्होंने करना है साउथ ऑफ लेबनान एक एरिया कैप्चर करके उसको स्ट्रेटन कर रहे हैं, तो वो वाला सारा काम उनके हो जाए। तो उनके ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से तो इसको प्रोलॉन्ग करना, इसको इसी तरीके से चलाना जो है इजराइल के फेवर में जाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा ये ऐसे ही चले और उसके बाद फिर ये रैप अप हो जाए। दैट्स माय टेक ऑन। ठीक है नसीम साहब, आप जरा थोड़ा मैं चाहूंगा कि हम जरा अपनी लोकल मामलात भी, ये जो आप बजट के मामले हैं, बजट डिले हो रहा है, क्या आपको लग रहा है क्या पीपल्स पार्टी एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर रही है नून लीग को, या वो आप समझते हैं कि ये जो है ये सिर्फ ऐसे गेम्स हैं, क्योंकि बैठ जाते हैं बात करते हैं, असल इशू जो है वो फिर उन्होंने वहीं रहने देना है, बस थोड़ी बहुत टीप टाप करके फिर बजट पास हो जाएगा, पास तो हो ही जाएगा यकीनन। लेकिन ये आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल कर रही है नून लीग को इस वक्त? जी बिल्कुल नौशाद साहब, आप बड़े अरसे से ये तमाम मामला को कवर कर रहे हैं, अपने पार्लियामेंट के सेशन भी हमारे साथ किए हुए हैं। मामला ये कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग तो हमेशा चलती है, हर दौर के अंदर चलती है, और जब भी एक इस किस्म की गवर्नमेंट होती है जहाँ पे मिक्सचर बनाया हुआ होता है, और शायद वो बनाया भी इसलिए जाता है कि ये
कभी भी ज़्यादा पावरफुल ना हो सके। और इस वक्त पीपल्स पार्टी के कुछ मामलात दुरुस्त नहीं चल रहे नून लीग के साथ, तो जिसकी वजह से उनको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। लेकिन देखें, तो शाह साहब हम पॉलिटिक्स पे जितनी मर्जी बात कर लें कि किसका क्या कसूर है, लेकिन असल बात तो ये है कि हम गहराइयों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही। भले कोई किसी किस्म के नारे लगाए कि मैं आके IMF को खत्म कर दूंगा, लेकिन IMF से आके मुज़ाकरात करने होते हैं। जो असल मामला है वो पाकिस्तान की मईशत का आपका देखें कि टैक्स कंट्रोल, टैक्स कलेक्शन हमारी सही नहीं है। जो सबसे मेन डिलेमा है, मई तक 800 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है, जो हदफ दिया गया था, जो तय किया था और रिवाइज किया था, फिर उसके बावजूद हमें तकरीबन, चाहे उसके ऊपर जंग के असरात भी होंगे, बट स्टिल ये 800 अरब से जायद का जो है वो शॉर्टफॉल हम देख रहे हैं। देखिए निशान साहब, दुनिया भर में जो है ना वो टैक्स कलेक्शन ही होती है। गवर्नमेंट का अपना तो कोई बिजनेस नहीं होता, उन्होंने टैक्स कलेक्शन करके तमाम मामला को चलाने होते हैं। और जब हमारे टैक्स कलेक्शन में इतने इतने बड़े गैप्स आ जाए और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट खत्म होती चली जाए, हम सारा इंसार तो फॉरेन रेमिटेंस पे कर रहे होते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेज आ रही है, वो एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है पाकिस्तान के लिए। अदरवाइज तो देखें ना कि मईशत को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठाने चाहिए। दावे हर गवर्नमेंट करती है, भले वो PTI की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, लेकिन किसी ने भी कोई सॉलिड ऐसे इंतजाम मईशत को अपग्रेड करने के नहीं किए जिसकी वजह से ये बाहर निकल सके। अब ये IMF के चंगल में फंसते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं जब IMF से डील हो जाती है या पहली किस्त आ जाती है, तो ये कोई अच्छी खबर तो नहीं होती। मौजूदा गवर्नमेंट में भी आप देखें, एक सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि गवर्नमेंट तो नून लीग की नजर आती है क्योंकि उनकी अक्सरियत भी है कौमी असेंबली में, वजीर आजम भी नून लीग के है, लेकिन वजीर खजाना जो है वो कहाँ से आए हैं सबको पता है, वजारत दाखिला कहाँ से आई है सबको पता है। तो जब तक आप किसी सियासी पार्टी को बाइख्तियार नहीं करेंगे, उनको तमाम मामला चलाने का उनके पास जो है वो इख्तियार नहीं होगा, तब तक आप मईशत इस तरह लूली लंगड़ी किस तरह चला करेंगे। जब आपको दुनिया भर में है कि जब आपको कोई बैंक से लोन देता है या कहीं से भी आप किसी इदारे से लोन लेते हैं, तो वो मेक श्योर करता है कि आप जो इक़दाम उठाएंगे उससे आप उनकी जो वापसी है रकम की वो हो सके। ये मैं आसान लफ्जों में बात कर रहा हूँ, जिस तरह सूदकार भी सूद देता है, बैंक लोन देता है, जब पैसे पाकिस्तान को देता है तो फिर वो चाहता है कि उसकी शराइत के ऊपर अमल किया जाए ताकि उसकी वजह से उसका इंटरेस्ट वापस आए, उसका लोन वापस आए। लेकिन हमारे मुल्क में तमाम गवर्नमेंट्स देखें फेल है। इस गवर्नमेंट को भी आए तकरीबन शहबाज शरीफ को रूल करते हुए मेरे ख्याल से 4 साल तो हो गए। अदम एतमाद के बाद से वो वज़ीर आज़म है और वो कहते रहे कि मैं मईशत को बेहतर करने आए, लेकिन मईशत तो दिन ब दिन डूबती चली जा रही है। और फिर जो मुल्की हालात है, जिस तरह जमहूरी हालात है, आपको एक बहुत ज्यादा वो दम घुटने वाला जब माहौल मिलता है तो वहां पे फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, एक खुशी की लहर नहीं होगी, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमारे अपने लोकल बिजनेसमैन तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा मैं डॉक्टर मुनव्वर साहब, चूँकि आप मैं माशी पर्सपेक्टिव में तो उसको उस सेंस के अंदर डिटेल में बात नहीं करूँगा, लेकिन देखिए जिन पोजीशंस जिन हालात से हम गुजर रहे हैं वहाँ हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, ख़ासतौर पर जब अमेरिका का US को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम जो रोल अदा कर रहे हैं वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। IMF शराइत मानने को तैयार नहीं है, बहुत सारी कुछ प्रेशराइज कराया जाना चाहिए था IMF को, कुछ चीज़ें उन्हें भी तस्लीम करनी चाहिए क्योंकि हम पर भी जंग के असरात है और जंग के असरात की वजह से अगर बजटरी डेफिसिट कम हो जाएगा कोई तो वो बगले में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ इकॉनमी का पहिया थोड़ा सा घूमेगा। जैसे प्रॉपर्टी पे टैक्स छूट देने की तजवीज़ है और दीगर अशिया पे टैक्स छूट देने की तजवीज़ है ताकि इकॉनमी का साइकिल जो है वो पहिया घूमे और थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जो हाई टैक्सेस की वजह से स्लो डाउन हुई है। तो उस सूरत के अंदर क्या हमें अपने वो जो दोस्त ममालिक हैं या जिन ममालिक से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिनको हम सर्व कर रहे हैं, उनका प्रेशर नहीं डलवाना चाहिए या वो हमें ट्रांसलेट नहीं करवाना चाहिए आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? आपने वजह फरमाया और मैं आपसे एग्री करता हूँ। यहाँ पे सवाल भी है कि जो आपकी खारजा पॉलिसी में कामयाबियां हैं और मार्का हक के बाद जो आपका स्ट्रेचर एंड इमेज बुलंद हुआ है, अब यूरोपियन यूनियन की जो डेलीगेशन आया है जिसको काजा क्लास साहिबा उसे लीड कर रही थी, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज अ रीजनल पावर एंड वी एक्सेप्ट इट एंड वी वांट टू हैव कोऑपरेशन विद पाकिस्तान इन डिफरेंट एरियाज। तो उसे हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए। अच्छा, वजह क्या है? वजह मैं थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज से बयान करूंगा।
ये स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको आप IMF, वर्ल्ड बैंक, फेटअप के जरिए से आप पेरिफेरल नेशंस जिसको वो कहते हैं, हम डेवलपिंग नेशंस कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ट हैं, वो हमारे स्क्रू टाइट करते रहते हैं। IMF चाह रहा है कि आपकी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो। एक आपने हदफ हासिल किया है, जो लेवी आपने बढ़ाई पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल इतना महंगा नहीं आ रहा था, मजबूरन गवर्नमेंट ने बढ़ाया और अब मुसलसल वो बढ़ा रही है। लेकिन ये 15,300 अरब रुपए का और उन्होंने डाल दिया आपके ऊपर बोझ कि आप मंगवाएं। ये भी इंश्योर करेंगे नेक्स्ट ईयर। एग्जैक्टली। दूसरा ये आपकी इकोनॉमी है एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है नहीं, एग्रीकल्चर का शेयर है 18% आपकी GDP के अंदर। अमेरिका में एग्रीकल्चरल सेक्टर को उन्होंने रिफॉर्म किया और एक छोटे से छोटा फार्म भी 10,000 एकड़ का था और उन्होंने वैल्यू एडेड गुड्स बनाई। गिलगित बल्तिस्तान में 14 किस्मों का सेब होता है और वो पैरिश हो जाता है जमीन पर गिरकर। वहां पे आप कॉटेज इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा सकते? तीसरी मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा कि वी हैव अ एलीट कैप्चरिंग इन आवर इकोनॉमी एंड इन आवर पॉलिटी। कोई भी जब तक आप इसको थारो रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर में एक थ्योरी है एलीट थ्योरी, ये एलीट्स आपस में बजाय लड़ते हैं, ये आपस में एक ही होते हैं। और ये जो एलीट कैप्चरिंग है ना, अगेन एंड अगेन दे कम इनटू पावर एंड दे फैसिलिटेट ईच अदर। आज मेरी एक स्टूडेंट आई खातून, जो कि अब मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने कहा कि जो बिलियनियर्स हैं उनके ऊपर टैक्स की सिफारिशें आती हैं, इन पे टैक्स खत्म कर दें। और जो आम आदमी है उसको कहते हैं कि जबरदस्ती टैक्स ले ले। और जिस तरह से यहाँ पे गरीबों की झोंपड़ियां ले ली गई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी हुई है, उस पे थोड़ी सी आवाज क्या उठी, वो खामोशी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एलीट कैप्चरिंग है, जब तक ये नहीं हटते, आप रिफॉर्म के जरिए नहीं करते, आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई बेहतरी नहीं आएगी। आपने सही फरमाया, ये 42 या 44 बिलियन डॉलर के जो रेमिटेंसेज हैं, इस पे इकोनॉमी चलेगी। आप साइकिल बनाते थे सोराब, वो बंद कर दी, कारपेट्स बनाते थे वो बंद कर दी, बाटा और सर्विस अपने जूते बनाते थे वो इंपोर्ट करने लग गए। तो इस तरह तो इकोनॉमी आगे नहीं चलेगी जब तक कॉटेज इंडस्ट्री को आप प्रमोट नहीं करेंगे। ये जो बात है नसीम साहब, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की है, ये जो एलीट कैप्चर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। कम्युनिज्म या किसी सोशलिज्म की गुफ्तगू नहीं हो रही, बट स्टिल जो आपकी ये इंपीरियलिस्टिक सोसाइटी जिस किस्म की है, इसके अंदर एक्चुअली कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये इसकी बेसिस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप नहीं कर पाते। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप चेहरे बदल रहे होते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो जो ना सारे स्कूलों में इकट्ठे पढ़ते हैं, एक ही स्कूल होते हैं, वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए आपस में बहुत बड़ी बड़ी जमातें, सियासी जमातें बना के एक दूसरे से लड़ते भी हैं, लेकिन इन दी एंड पता लगता है वो भी चोर था, वो भी चोर था। फिर बाद में जब वो एक पावर में आता है तो उसके चोरी के मुकदमात खत्म हो जाते हैं, दूसरा आता है तो वो उसके मामला। ये जो सिस्टम है, ये कितना अरसा चलेगा नसीम साहब? निशांत साहब, दिहाइयों से हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो एलीट कैप्चरिंग वाली बात की है वो इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त है, जो डॉक्टर साहब की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में जो असल रूट कॉज प्रॉब्लम है ना, वो रूल ऑफ लॉ है। पाकिस्तान के अंदर अब रूल ऑफ लॉ नहीं है। यानी कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार केड़ा वकील कीता है, उस वकील को छोड़ो, आपने जज कर लेना था। तो बात यह है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मुल्क के अंदर एलीट कैप्चरिंग रहेगी, क्योंकि किसी भी एलीट को ये खतरा नहीं है कि उसको जो है रूल ऑफ लॉ के तहत उसको सजा हो सकती है। हमारे पाकिस्तान में आप देखें कि एकदम से मीडिया के ऊपर आता है और बड़े बड़े केसेस होते हैं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ मिसाल देने लगा हूं। जी मैंने सुनी थी। मैं आपको थोड़ी सी बात को साथ ऐड कर दूं। हमने सुना था एक शख्स कराची में पकड़ा गया, इसके ऊपर 800 का पता नहीं 600-700 अरब रुपए की करप्शन, और बाद में जब चालान पेश हुआ तो वो चंद करोड़ रुपए का था। मैं सिर्फ आपकी बात को सेकंड करते हुए बात आपको बताई। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन एक दौर था कि सदर मुमलिकत है इस वक्त पाकिस्तान के, आसिफ अली जरदारी, उनके ऊपर करप्शन के कितने इल्जाम थे। 11 साल उन्होंने जेल में भी गुजारा। नतीजा क्या निकला हमें नहीं पता कि रूल ऑफ लॉ वो सही था या गलत था। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को जलावतन किया गया, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के कितने इल्जामात लगाए गए, और एंड में आपने वो वजीर आजम बन गए। अब जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्जामात इस तरह बहुत ज्यादा है। तो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगी, आप जज अपनी मर्जी के लगा लेते हैं। यानी कि आपने किसी को लाहौर से उठाया, आपको पसंद आया, आपका नेपोटिज्म है, आपने उसको इस्लामाबाद लाके बिठा दिया, इस्लामाबाद वाला आपको पसंद नहीं है, उसको पेशावर भेज दिया। ये जो इदारों के अंदर मुदाखलत है ना, ये सबसे बड़ा जो दीमक है ना,
ये लगी हुई है हमारे इदारों को, और एक इदारा तमाम इदारों को जो है ना अपनी सुपरमेसी की वजह से तबाह करता जा रहा है। जब आपके इदारे तबाह होते चले जाएंगे तो फिर रिजल्ट यही सामने आएगा कि ना मईशत कड़ी हो सकती है, ना सियासत कड़ी हो सकती है, ना किसी को इंसाफ मिल रहा है, तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? ये दुनिया भर के जो आप ममालिक देखते हैं, आप देखें इसमें मैं आपको बरतानिया की मिसाल देता हूँ। मार्गरेट थैचर एक बहुत बड़ी प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ की, लेकिन जब उनका दौर खत्म हुआ तो खत्म हो गया। टोनी ब्लेयर बहुत बड़े वजीर आजम थे, अपने वक्त के बहुत मशहूर वजीर आजम थे, लेकिन वो कहाँ गए? अपनी बारी लेते हैं, अपना टेन्योर खत्म करते हैं, कुछ डिलीवर करते हैं और आगे निकल जाते हैं। नीचे यंग लोगों को मौका मिलता जाता है। हमारे मुल्क में जब हम बचपन से जिसको देखते आ रहे थे आज तक इख्तिदार में वही है, और फिर वो इख्तिदार में आके ये रोना रोते हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। लेकिन अगर आप उनकी अपनी जायदादें, प्रॉपर्टीज, उनके बिजनेसेस देखें तो वो कितने फ्लरिश होते चले गए कि जो 1960 से अगर आप उसको कंपेयर करें तो आज वो पता नहीं आसमान की जो ऊंचाई है उसको छू रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मईशत जिनके हाथ में वो तबाह से तबाह होती चली जा रही है। तो जब तक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नजीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो डॉक्टर अहमद सईद साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो इम्पॉर्टेंट और अहम बात है वो ये है कि हमें कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत यकीनन है जिसमें कम से कम पहला जो एरिया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी हो। जहाँ तक बात बजट की थी, बजट डिले की थी, ये भी बड़ी अच्छी ऑप्टिक्स नहीं है हुकूमत के लिए कि वो बजट जो है वो जब पेश करना चाहे तो वो पेश ना कर सके। जो CCI की मीटिंग जो है जो हर 3 माह बाद आईनी तौर पर कराना लाजिम है, अगर वो करवाई जा रही हो, इसी तरह NFC के इजलास बुलाए जा रहे हो, तो ये सारे मसाइल इकट्ठे नहीं होते एक दिन के लिए और किसी को एक्सप्लॉइट करने का या किसी को ब्लैकमेल करने का मौका नहीं मिलता। बेहतर यही है कि हम अपने आप को, कौम जो है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन करे, हुकूमतें जो हैं वो अपने गिवन जो आईनी पावर्स हैं उसके मुताबिक काम भी करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। अगर हम रूल ऑफ लॉ बनाने में कामयाब हो गए तो हम बहुत सी दूसरी जो दीगर प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने में और सॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।